हाँ, तो आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, खूब सारे स्टूडेंट के ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, मैं मेरे आसपास स्टूडेंट को भी देख रहा हूँ कि वो बहुत खुश हैं कि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए। ठीक है, जैसे 10th के एग्ज़ाम नहीं हुए और वो प्रमोट हो गए, 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए वो प्रमोट हो गए। लेकिन आपको पता है इससे आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में चला गया। मतलब आपके फ्यूचर को बहुत लॉस हुआ है इस चीज़ से। आप 1 मिनट के लिए सोचो। मैं क्या है कि मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, ये बातें जब सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार इनका फ्यूचर में क्या होगा इन बच्चों का। ठीक है, एक टीचर होने के नाते मुझे ये बताना का मेरा फ़र्ज़ बनता है, आपको समझाने का फ़र्ज़ बनता है। बाकी मानना आपके हाथ में है कि आप मानो या ना मानो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईजिली समझना, बहुत ज़्यादा खास है आज का वीडियो। कि जैसे आप 9th में थे, ठीक है, और कुछ बच्चे 11th में थे, आपकी ना तो 9th ढंग से हुई क्योंकि कोरोना वहाँ पर स्टार्ट हुआ था, 9th आपकी ढंग से नहीं हुई, और फिर आप 10th में बैठ के प्रमोट कर दो, चाहे कैसे कर एक छोटे मोटे एग्ज़ाम होके आप 10th में बैठ गए। अब 10th के अंदर भी आपका पहली बात तो 50 से 60% कोर्स मात्र आपने पढ़ा था और उसके भी एग्ज़ाम नहीं हुए। पूरी बात ध्यान समझना, उसके भी एग्ज़ाम नहीं हुए और फिर एग्ज़ाम नहीं हुए, प्रमोट कर दिया गया आपको। मतलब जो कहते हैं कि मेजर जो क्लास होती है, एक्चुअल में जो बेस होता है, जहाँ बेसिक चीज़ें समझी जाती है, ना तो आपने 9th पढ़ी ना आपने 10th पढ़ी। 10th पढ़ी भी तो 50 से 60% कोर्स पढ़ा, 40 से 50% ऐसा कोर्स जो फिजिक्स जैसा, केमिस्ट्री जैसा, एसएसटी में बहुत मेन चीज़ें आपने छोड़ दी। आपने क्या छोड़ दिया? आपको छुड़ा दी गई, डिलीट कर दिया सिलेबस को। और जो 11th में बच्चे आए थे उन्होंने ना तो 11th ढंग से पढ़ी, फिर उसके बाद वो 12th में इस बार उनका भी 40% कोर्स रिड्यूस हो गया और एग्ज़ाम इनका भी नहीं हुआ, इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ और इनको पर भी प्रमोट कर दिया गया। अब जिस बच्चे ने ना 11वीं पढ़ी ना 12वीं पढ़ी, जिस बच्चे ने जब 9th पढ़ी ना 10th पढ़ी, अब जब आपने 9th 10th पढ़ी ही नहीं तो आप सब्जेक्ट का डिसीजन कैसे ले सकते हो, ये आपने कभी सोचा है? और अगर आपने सब्जेक्ट का मतलब 11th में बैठ गए आप, तो 11th के अंदर आप सब्जेक्ट क्या लोगे? अगर ले भी लिया, सपोज कुछ बच्चों ने पीसीएम ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यानी कि साइंस ले ली, साइंस मैथ्स ले ली, या फिर साइंस बायो ले ली, है ना, पीसीबी, या फिर किसी ने आर्ट्स ले लिया, या फिर किसी ने कॉमर्स ले लिया, जो भी जिस भी स्ट्रीम में चला गया। अब आपको पता है कि जब ये तीनों ली जाती है ना, तो उससे पहले हमेशा 9th या 10th का कोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं तो 10th क्लास को पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, और 10th क्लास को भी 100% का मतलब ये है कि जैसे जिस बच्चे ने साइंस मैथ्स ली है या साइंस बायोलॉजी ली है, तो उसको 10th क्लास की साइंस प्लस 10th क्लास की मैथ्स, जिसने साइंस मैथ्स लिए उसको 100% आनी चाहिए, वरना 11th में आपकी हालत ख़राब होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर पढ़ाया जाता है, जबकि 10th के अंदर आप साइंस और मैथ्स पढ़ते हो बिल्कुल बेसिक, हर चीज़ जीरो से समझाई जाती है। 11th में उससे ऊपर है, जब तक ये नहीं तब तक 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं, मैथ भी नहीं। और बायोलॉजी वाले को कम से कम, चलो मैथ्स तो उसकी नहीं है, लेकिन साइंस बायोलॉजी वाले की 100% होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस एक्स्ट्रा जो भी साइंस है 100% होनी चाहिए। और जो साइंस मैथ्स ले रहा है उसकी साइंस और मैथ्स दोनों 100% होनी चाहिए। कैसे? कि कल को आप जैसे 12th पास हो गए, तो जो जिसने साइंस मैथ्स लिए वो इंजीनियरिंग करना चाहेगा तो JEE का एग्ज़ाम देगा। JEE एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। ये इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। जब आपको इसमें पास हो जाते हैं तो उसके बाद में आप इंजीनियरिंग करने जाते हो, आपको कॉलेज मिलता है। इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए, 12th के अंदर 80% प्लस मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद में आप मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जा पाते हो। साइंस मैथ्स वाले की बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना है, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसमें 12th तक की NCERT आती है, और 9th 10th वाली NCERT भी, 10th क्लास की NCERT भी इसके अंदर आती है। अब आप कहाँ से दोगे? दूसरी बात, जो बायोलॉजी जिसने ली है, जो डॉक्टर साहब बनना चाहते हैं, वो नीट का एग्ज़ाम देंगे,
और नीट के अंदर भी 10th तक की एनसीईआरटी आती है, जिसमें साइंस मैथ्स सब बातें इसके अंदर भी आती है। मतलब साइंस बायो लो चाहे मैथ लो, उसको 10th तक की साइंस और मैथ तो 100% आनी चाहिए, वरना इन एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आगे कैसे पहुंचोगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो गया। तो 100% मैं ये कह, और जो बच्चा आर्ट्स जिसने लिया, ये तो चलो साइंस की बात बता दी मैंने, आर्ट्स जिसने ली वो कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा, चाहे वो आईपीएस, आईएएस, आरएस, टीचर, लेक्चर, सब इंस्पेक्टर, जो भी जिस भी नौकरी के लिए फॉर्म फिल करेगा गवर्नमेंट नौकरी के लिए, तो वो उसके लिए भी एग्ज़ाम होंगे भाई, नौकरी के लिए एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम के अंदर 10th तक की साइंस, 10th तक की मैथ 100% आएगी। चलो एसएसटी तो आर्ट्स में पढ़ लेगा तो उसकी ठीक हो जाएगी, लेकिन 10th तक की एसएसटी भी, अब 10th तक की एसएसटी तो इनके भी आएगी, 10th तक की एसएसटी इनके भी आएगी। एसएसटी थी क्योंकि वो जीके का पार्ट है और थोड़ा थोड़ा इनमें आता है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आता है। तो अब यहाँ पर आप ये आर्ट्स वाला बच्चे को जब तक 10th लेवल की मैथ्स और साइंस नहीं आएगी तो वो आगे लाइफ में क्या करेगा। कॉमर्स वाला बच्चा भी, जिसने भी बीकॉम या फिर जो भी जिस फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में या फिर जिस भी मैनेजमेंट में एमबीए जो भी किया उसने, उसमें जाएगा तो उसके लिए भी 10th तक की साइंस मैथ्स 100% आनी चाहिए। एनसीईआरटी राजस्थान वाले भले मत करो क्योंकि इंडिया लेवल के एग्जाम में यहाँ पर एनसीईआरटी आती है। अब आप क्या करोगे। अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होके प्रमोट तो हो गए, अच्छी बात है, खूब सारे पेरेंट्स भी खुश हैं। एक्चुअल में बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं है, एग्ज़ाम होने चाहिए थे, भले ही चाहे लेट हो जाए, एग्ज़ाम होने चाहिए थे, और वो भी 100% कोर्स के साथ। पहला झटका तो यही लग गया कि 50% को तो रिड्यूस हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेट हो जाए लेकिन कम से कम टेस्ट एग्ज़ाम होना चाहिए, उससे आपकी फ़र्क होती है, आपका फ्यूचर मजबूत होता है। केरला साइड के एग्ज़ाम में आपने, मैं बता दूं, आपको न्यूज़ आई थी कि केरल के अंदर एग्ज़ाम करवाए जाएंगे जुलाई के अंदर, क्योंकि वहाँ का आपको पता है स्टडी के अंदर केरल नंबर 1 है। वहाँ का स्टडी में 90+99% एजुकेशन की, मतलब वो जो रेट है, साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। तो वहाँ क्योंकि इंटेलिजेंट है, सभी पढ़े लिखे हैं, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। कि अब आप समझ लो कि कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम देना। तो चलो वो बात थी। इसलिए अब मैं आपको घर की बता दूं, राय बता दूं, प्रैक्टिकली बात बता दूं एकदम, कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर फ्यूचर आपका मजबूत करना है, नहीं पढ़ने वाले तो देखो वो तो खुशी हो रहे होंगे, जिसको लाइफ बनानी है, जिसका फ्यूचर मजबूत करना है, उनको मैं एक ही राय दूंगा कि आप एनसीईआरटी की साइंस और मैथ और आर्ट्स वाले एसएसटी भी साथ में ले लेना। ये तीनों सब्जेक्ट आप एनसीईआरटी की पढ़ो क्लास 10th। इसको पढ़ने की मैं आपको एक मजबूत, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कैसे पढ़ेंगे इतना सारा, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके लिए आपके लिए एक काम कर सकता हूँ छोटा सा, कि ये जो जून का महीना है, इस जून के महीने में कोशिश करेंगे अपन की इस कंप्लीट मैथ और साइंस में आपको करवा दूं एनसीईआरटी, और एसएसटी भी, उसकी भी खास इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के, पॉलिटी के चैप्टर, ज्योग्राफी के। अगर ये आपने ये चीज़ें एनसीईआरटी की इस जून या आधे जुलाई तक पढ़ ली तो आपका आगे फ्यूचर पक्का मजबूत हो जाएगा। जैसे आपने पीसीएम ले भी लिया, खूब सारे स्टूडेंट किया कि साइंस ले लूँ, उसको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि 9-10 तो पढ़ी नहीं, तो किस बेस पे ले रहा है साइंस या ले रही हो, समझ पा रहे हो ना। इसलिए अपने आप को मजबूती अगर देनी है पीसीएम में तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। और आर्ट्स वालों को एसएसटी साथ में, आर्ट्स वालों को तो तीनों ही, साइंस वालों को भी तीनों, सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 10th तक की जो 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, संस्कृत को छोड़ के 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हर जगह आते हैं, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो। तो आपको मैथ, साइंस और एसएसटी क्लास 10th की पढ़नी चाहिए। अब इसके लिए क्या होगा कि मैं अब एक 5 या 5.25 वीडियो आता है मॉर्निंग में, एनसीईआरटी मैथ का चल रहा है अभी, एक वीडियो शाम को और करेंगे, जैसे 4 या 4.25, मतलब 2 वीडियो, कभी 3 भी करा दूंगा। मतलब मैं कैसे न कैसे करके स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा के, ताकि आप जुलाई तक स्कूलें खुल जाएगी, जहाँ तक पूरे चांस है कि जुलाई तक या मिड जुलाई तक जब भी खुले, उससे पहले आप
अपने आप को प्रिपेयर इतना कर लो कि सब्जेक्ट लेने लायक बन जाओ। एग्ज़ाम नहीं होने से खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर आपका है, आप कहाँ जाओगे, कंपटीशन में तो सब पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ आप फॉलो करो। और जो मॉर्निंग में 4:30 जो वीडियो, ये तो शाम की बात कर रहा हूँ मैं, 4:15 ना, और ये मॉर्निंग, और जो आपका मॉर्निंग में 4:30 11th क्लास वालों का वीडियो भी आ रहा है, आर्ट्स का आ रहा है जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो आपको रोजाना देखना ही आर्ट्स वाले बच्चों का। और जो पीसीएम साइंस मैथ्स वाले और बायोलॉजी वाले जो हैं और कॉमर्स वाले जो हैं, इनकी जल्द क्लासेज का सोच रहा हूँ मैं, जल्द से जल्द क्लासेज स्टार्ट की जाएगी। पूरी प्लानिंग चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब तक जो भी कॉमर्स वाला हो, चाहे साइंस बायोलॉजी वाला हो, चाहे साइंस मैथ्स वाला हो, वो यहाँ पर मैथ साइंस को मजबूत करो, 100% मजबूत करो। और एक छोटी सी राय और दे दूँ, देखो किसी के कहने से सब्जेक्ट मत डिसाइड करना कि यार वो भी साइंस ले रहा है मैं भी साइंस लूँ, साइंस लेने से पता नहीं क्या ही होता होगा, या फिर वो आर्ट्स ले रहा है तो मैं भी आर्ट्स लूँ, आर्ट्स लेने से पता नहीं क्या ही होता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो आर्ट्स और कॉमर्स को लेना और उनको पार पटकना का मतलब इनमें पास होना ठीक है, आदमी इनमें कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी वैकेंसी इनमें आती है, बहुत सारी इसमें ठीक ठाक आती है, लेकिन आर्ट्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। आदमी कुछ भी कर सकता है, पुलिस, आर्मी, बहुत सारी, सबसे ज़्यादा नौकरी आर्ट्स में ही है और कॉमर्स में भी है। कॉमर्स थोड़ा प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा है, लेकिन जो साइंस लेता है ना उसको सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि साइंस मैथ्स लो चाहे साइंस बायो लो, किसी के कहने से नहीं, सोच समझ के दोनों सब्जेक्ट डिसाइड करना है। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ वालों के मैथ और बायोलॉजी वाले बायोलॉजी, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, ये 10th लेवल से बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की है, थोड़ा टफ लेवल है। तो ऐसा मत सोच लेना कि नॉर्मल बातें हैं और हम इजीली जैसे 10th की थी वैसे कर लेंगे, नहीं। अगर आप 10th की साइंस और मैथ्स आपको 100% के प्लस में आती हो, मतलब आप खुद सोचना सीख रहे हो, जैसे ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अगर जो बच्चा मैथ ले रहा है वो अगर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की खुद ब खुद समझ पा रहा है कि हाँ इसको मैं इस तरीके से, एक तरीके से और भी कर सकता हूँ, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, जैसे मैं सोल्यूशन कराता हूँ, सोल्यूशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आपने भी वैसा ही सोचा था जैसा मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। मतलब आपको अगर सोचना आ रहा है, वाकई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है मैथ्स और साइंस, तब ये लेना, वरना इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का भी वैल्यू है। 80-90% वाले ही, जैसे खूब सारी वैकेंसी एयरफोर्स की ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें इतने % से कम वाले फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है। फिर आप वापस जाके स्ट्रीम चेंज करते हो, भाई 12th तक तो कैसे कर आके पार पटक दी, उसके बाद में फर्स्ट ईयर के अंदर आर्ट्स ले लिया, फिर 2 साल 3 साल तो चले गए ना। तो इसलिए सोच समझ के सब्जेक्ट डिसाइड करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आर्ट्स के अंदर है, बहुत ज़्यादा। और साइंस मैथ्स वही बच्चा लें, कोई मैं वो नहीं कह रहा कि आप कमज़ोर है आप नहीं ले तो कोई भी सकता है, पढ़ कोई भी सकता है, लेकिन सोच समझ के आपको लेना है। किसी के कहने से या अपने आसपास में जो ले रहा है उसकी नकल नहीं करनी, ये ले रहा मैं नहीं, ऐसा नहीं। अगर वाकई आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो तो लेना है, ठीक है। और ये अगर लेने का ठान लिया है तो फिर 10th की मजबूत करो, ये 101%। अपना टाइम रूटीन बना लो कि मेरा सुबह 5:15 से लेके 7:15 या फिर 7:30 जो भी है, ये 2 घंटे मुझे एनसीईआरटी को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एनसीईआरटी का मतलब जैसे मैं जैसा पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ, बस उतना ही मेरे साथ साथ रह लोगे ना तो ही बहुत कुछ करवा दूंगा। तो 100% ये 2 घंटे फिक्स कर लो कि मुझे एनसीईआरटी को देना है, क्योंकि मुझे इनको मजबूत करना है। और मैं 1 महीने में कोर्स करवा दूंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस जून में करवा दूंगा, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो फिर मन नहीं करेगा कि नहीं फिर क्या करना, आराम से कराएंगे फिर। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी, मैं तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में ये चीज़ें हैं। फिर रही बात, खूब सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। देखो बच्चे, डॉक्टर भी बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा डॉक्टर के लिए खर्चा ज़्यादा बैठता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ठीक है, वरना 70 से 80 लाख रुपए बैठते हैं। तो वो अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड आराम से सोच समझ के बायोलॉजी लेना, डॉक्टर की फील्ड में जाना तो, वरना नर्सिंग वगैरह ऑप्शन है। दूसरी बात, खूब सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम आईपीएस बनना चाहते हैं, या हम आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं,
और फिर भी साइंस ले लें क्या? जब यही बनना चाहते हो तो फिर आर्ट्स लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। मतलब क्या है, साइंस का कोई रोल ही नहीं है आर्ट्स इनके अंदर, कोई नॉर्मल सा रोल है और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब 10-20%, 10% भी नहीं है। अब बताओ 80 से 90% आर्ट्स का योगदान है इन बड़ी वैकेंसी के अंदर। तो ये चीज़ें टीचर, अब खूब सारे बच्चे हैं कह रहे हैं हम टीचर के लिए तो कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो। आर्ट्स लोगे तो आर्ट्स के टीचर बन जाओगे, साइंस लोगे तो साइंस के टीचर बन जाओगे, कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स के टीचर बन जाओगे। टीचर में तो कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही अगर जॉब चाहिए टॉप लेवल की जॉब, तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल है, ये तो आपके सामने सिलेबस मैंने बता दिया। जिसने RAS का वीडियो नहीं देखा जाके देखो, राजस्थान की टॉप लेवल की सर्विस है, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है पूरे राजस्थान में। और IAS या IPS से पूरे भारत में इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। तो इनका सिलेबस चेक करो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। मैंने RAS को तो बिल्कुल बकायदा एक चीज़ खोल के बता दी, और मैं जल्दी आपको IAS या IPS का वीडियो बना दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसका सिलेबस क्या है। तो ये चीज़ें हैं, अगर यही बनना है तो आर्ट्स लो। आर्ट्स क्या होता है यार, मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर आराम से इजीली। अगर अभी आप आर्ट्स पढ़ लोगे तो 11th में आर्ट्स पढ़ ली, 12th पढ़ ली, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, 5 साल आपने ग्रेजुएशन के बाद में फॉर्म भरोगे, क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, 15वीं पास चाहिए। 5 साल में आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी आर्ट्स कि सीधे फर्स्ट या सेकेंड टाइम के अंदर आपका सिलेक्शन श्योर। अब सोचो, इस नौकरी के लिए डॉक्टर भी फॉर्म भरने के लिए आते हैं, डॉक्टर बनने के बावजूद इस नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। 2-4 साल, 5 साल उनको ज़्यादा लगती है, क्योंकि पहले साइंस पढ़ रखी है। इसका मतलब इन नौकरियों में कुछ तो है, तभी तो डॉक्टर भी यहाँ आ रहे हैं वापस। अब आप खुद समझो, डिग्निटी है, पावर है। तो अगर ये सब मैंने बातें बताई आपके दिमाग में घुसरी हो तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और साइंस और कॉमर्स की जल्दी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी, पूरी प्लानिंग चल रही है। जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, ठीक है। हेल्प ली जाएगी किसी, तो मतलब कैसा भी हो आपके लिए किया जाएगा। बस आप जो जैसा मैं कहता जा रहा हूँ ना वैसा करो। 10th और 11th दोनों चैनलों पे जुड़े रहो, NCERT को मजबूत करो, 11th भी साथ साथ में शुरू करो। और अब जो 11th के अंदर आप आगे हो, 11th वालों के लिए बता दूँ, 11th-12th के लिए आज का वीडियो, तो अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अभी सब थोड़ी थोड़ी हेडिंग मतलब अपने आप को प्रिपेयर करो। न्यूज़पेपर, छोटा मोटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसमें स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ ली, कुछ करंट अफेयर्स की बातें पढ़ ली, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब जो मैंने आपको बताई थी वो बातें पढ़ो, ऐसी कुछ बातें पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ। एक छोटी सी अलग रजिस्टर लो, उसमें उनके पॉइंट बना बना के नोट्स लिखो। मैं कभी न्यूज़पेपर का एक वीडियो बनाऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, ठीक है। चाहे वो राजस्थान पत्रिका पढ़ लो, चाहे दैनिक भास्कर पढ़ लो, कोई सा भी इंग्लिश में द हिंदू पढ़ लो, जो भी आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, कोई सा भी एक न्यूज़पेपर बहुत है, हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना होता है, बेफिजूल की न्यूज़ नहीं पढ़नी। सिर्फ स्पोर्ट्स, देश विदेश की बातें, हमारे देश विदेश की बातें, कोई आर्टिकल या कोई संविधान में कुछ अनुच्छेद या कोई नियम लो ऐसा कुछ जुड़ा हो, हटाओ तो वो बातें, प्राइम मिनिस्टर की, स्पोर्ट्स की, खेल मिनिस्टर की, कौन चेंज हो रहे हैं कौन, ये सब बातें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की न्यूज़ बहुत सारी आती है, वो सब बातें अपन को पढ़नी हो, मैं कभी बता दूंगा। और उनको आपको नोट भी करना है, अपडेट, ऊपर डेट लिखेंगे, इस डेट और वो कुछ पॉइंट डेली, ताकि देखो होगा क्या, खूब सारी वैकेंसियाँ ऐसी है जो 10th पास करते ही नौकरी लग जाती है। हर कोई मिडिल फैमिली से हैं, तो 10वीं पास करके नौकरी मिल जाए या 12वीं पास करके छोटी सी भी नौकरी मिल जाए, तो फिर आप स्टडी के अंदर बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास आराम से स्टडी कर पाओगे। कैसे? खूब सारी छुट्टियाँ मिलती है। दूसरी बात, जब आपकी अगर छोटी सी नौकरी लग जाती है तो आप बड़े बड़े एग्ज़ाम दे सकते हो, उनमें आपको छूट रहेगी, आपके अलग से फॉर्म रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा जाता है क्या आप एक सर्विसमैन हो या फिर आप सर्विस में हो, तो फॉर्म जब भरते हैं तो वहाँ पर जब आप भरोगे तो आपको एक्स्ट्रा छूट मिलती है। जैसे जो आर्मी के अंदर जाता है, अगर वो NCC कर लेता है, स्कूल में NCC होता है नेशनल क्रेडिट कोर, अगर NCC का C सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो 2 साल जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक, जैसे 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर NCC ले लो, कोई जिन जिन स्कूल में NCC हो, NCC कर लेता है, तो उसको आर्मी के अंदर 4-5% की छूट है। तो वो वैसे ही इनमें अगर आपकी कोई जॉब लग जाती है तो आगे इंटरव्यू वगैरह में नौकरी के फॉर्म में बहुत सारी छूट है। इसलिए ये सब बातें मैं आपको प्रैक्टिकली इसीलिए बता रहा हूँ कि उससे गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, फिर अच्छा सब्जेक्ट भी लिया जाए, नींव मजबूत हो जाए। कोई सा भी D ग्रेड से लेके A ग्रेड तक फॉर्म फिल भरोगे, कोई से भी नौकरी एग्जाम दे लेना, 10th तक की मैथ्स NCERT और NCERT साइंस, NCERT SST आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो, चाहे आज नहीं तो कल।
तो अभी तो मौका है, टाइम भी है, स्कूलें भी नहीं खुल रही, और अभी रेगुलर हो, ढीले मत पड़ो, छोड़ो मत, खुश मत हो, अभी आपका फ्यूचर सामने है, अब स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मजबूती प्रदान करनी है आपको। आज ये बात मैंने इसलिए बताई कि खूब सारे स्टूडेंट अभी भी इधर उधर डांव-चूक हो गए कि क्या करना है क्या ना करना, थोड़े वो डावाडोल है, तो उनको ज़रूरी है ये बातें बताना, ठीक है। तो आई थिंक ये जो पूरी आज की बातें हैं आपको समझ में आई होगी। एक वीडियो में आज दिन में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित या संविधान से संबंधित एक वीडियो डालूंगा जो सभी बच्चों को देखना, जैसे कल ज्योग्राफी का वीडियो मिला था वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों को देखना था, वैसे ही आज वाला वीडियो भी आपको सभी को देखना है। टाइम टेबल फॉलो करो कि मॉर्निंग के 2 घंटे एनसीईआरटी को, दिन भर और कोई टाइम शेड्यूल बना लो, उस अकॉर्डिंग आपको अदर सब्जेक्ट जैसे 11th के देना है, न्यूज़पेपर को देना है, कुछ ऐसी बात है, ठीक है ना। तो ज़रूर ये बात आपको समझ में आई होगी। आज से इस चीज़ को फॉलो करना है। एनसीईआरटी की मैथ्स चल रही है अभी, उसको करो, जल्दी साइंस शुरू कर देंगे, उनको करो, 100% आपको पूरी करनी है, ठीक है। ओके।